नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश के धूल भरे मैदानों से लेकर अफगानिस्तान के नीले आसमानों तक एक सफेद पीठ वाला यात्री फिर से छूने चला है अपनी किस्मत के नए क्षितिज। ये कहानी है एक गिद्ध की, एक उड़ान की और उस उम्मीद की जो उसके टूटे परों में भी सांस लेती रही। देश भर में पिछले कुछ अरसे से सबसे ज्यादा काम गिद्ध को बचाने के लिए हुए हैं। विलुप्त होती प्रजाति के लिए मध्य प्रदेश में 2014 में केरवा डैम पर गिद्ध प्रजनन केंद्र की शुरुआत हुई। एक दशक बाद यहां के गिद्ध खुले आसमान में छोड़े जा रहे हैं। हाल ही में भोपाल के वन विहार में एक ऐसे गिद्ध का इलाज हुआ जो ठीक होने के बाद किर्गिस्तान पहुंच गया। पहले खास रिपोर्ट, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहली बार टेलीविजन पर देखिए कैसे गिद्ध के नाजुक पंखों में जीपीएस डिवाइस बांधा गया, कैसे उसकी आंखों पर हल्के कपड़े से पर्दा डाला गया ताकि डर से नहीं, आजादी से भरे पंखों से वो फिर से उड़ सके, भारत से किर्गिस्तान तक। लेकिन इस कहानी के फ्लैशबैक में एक और कहानी है। जनवरी की किसी ठंडी दोपहर में सतना के खेत में धूल से सना ये गिद्ध जमीन पर पड़ा था, कमजोर, बेबस, लगभग हार चुका। मगर किस्मत ने कुछ और लिखा था। गांव वालों की सूचना पर वन विभाग पहुंचा। बचाव की पहली सांस वहीं शुरू हुई। इलाज, दवा, देखभाल और फिर भोपाल के वन विहार के वल्चर कंजर्वेशन सेंटर की गोद में, जहां उसे संभाला गया, सहलाया गया। धीरे धीरे परों में जान लौटी, आंखों में फिर से उड़ान के ख्वाब जागे। 29 मार्च हलाली के हरे जंगलों के ऊपर जब गिद्ध ने फिर पंख फैलाए तो जमीन भी थककर उसकी हिम्मत को देखती रही। मगर ये उड़ान यहीं तक सीमित नहीं थी। विदिशा की पहाड़ियों को चूमता, राजस्थान की हवाओं को छूता, सीमा पार कर पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान के मज़ारे शरीफ तक। कभी कभी घायल पंखी सबसे लंबी उड़ान भरते हैं। 2 महीने की मेहनत और प्रेम के बाद 29 मार्च की सुबह हलाली डैम के खुले आकाश में उसे आजाद कर दिया गया। एक हल्की झिझक, एक लंबी सांस और फिर पंख फैलाते हुए वो उड़ गया। उड़ते पहले जामुन के पेड़ पर बैठा, अगल बगल कौवों का झुंड था। कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। इस गिद्ध पर लगा था एक नन्हा सा जीपीएस ट्रैकर। उसने बताया विदिशा से राजस्थान, फिर पाकिस्तान और फिर मज़ारे शरीफ, अफगानिस्तान तक की लंबी अथाह उड़ान, खैबर पख्तून में आराम। यूरेशियन ग्रिफॉन, वो प्रजाति जो यूरोप और सेंट्रल एशिया से गर्माहट खोजते हुए भारत आती है, अब अफगान सीमाओं को भी लांघ रही है। कहाँ रुकेगा ये सफर? फिलहाल सतना से आया ये मेहमान किर्गिस्तान में है। बड़ा वो पहले कंफर्टेबल नहीं था। ये सारी चीज़ें हमारे विभाग ने और राज्य आपके मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक अच्छा सोचा कि इसको जीपीएस टैग लगा के छोड़ा जाए, तो उससे कम से कम ये स्टडी होती है भी इसका रूट क्या होता है, रूट कौन सा होता है और बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसी आती है। इसलिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा और वो मेरे ख्याल से बर्ड लगभग कजाकिस्तान तक चला गया। मध्य प्रदेश को वल्चर स्टेट कहा जाता है। यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व से लेकर गांधी सागर तक गिद्धों के सपनों के लिए फिर से आसमान तैयार किया गया है। गिद्ध जो उड़ते हैं तो धरती का संतुलन बनाते हैं, जो टूटते हैं तो जैविक चक्र भी थम जाता है। भोपाल के केरवा डैम पर दशक भर पहले शुरू हुआ था गिद्ध प्रजनन केंद्र। धीमे धीमे धैर्य और देखभाल से यहाँ वो माहौल रचा गया जहाँ गिद्ध फिर से खुली हवा में सांस ले सके। हाल में भोपाल के हलाली जंगल से सफेद पीठ और लंबी चोंच वाले 6 गिद्ध छोड़े गए, जिनका प्रजनन गिद्ध संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र केरवा में ही हुआ। पहले इनके स्वास्थ्य की जांच और मॉर्फोमेट्री की गई। शारीरिक जांच और ब्लड सैंपल में इन्हें स्वस्थ पाया गया। 12 अप्रैल को गिद्धों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले जीपीएस ट्रैकर लगाए गए, जिससे उनके रास्ते और रहवास को ट्रैक किया जा सके। हलाली डैम एक उपयुक्त जगह है जहाँ से इनको वाइल्ड में रिलीज़ किया जा सकता है, जहाँ पर इनको उतना थ्रेट भी नहीं है, इनका सर्वाइवल चांसेस भी ज़्यादा है। ग्राउंड पे अध्ययन किया और हमारे जो हॉफ सर है और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर है, उनके मार्गदर्शन में हमने ये ग्राउंड का पूरा चेकिंग किया कि कहाँ पर कौन सी बेटर कंडीशंस है, इनको कहाँ पर छोड़ा जा सकता है। इनका प्रे बेस देखा, हमने अंडरग्राउंड फार्मेसी सर्वेस करवाए। मध्य प्रदेश में 10 सालों में गिद्धों की संख्या 2 गुनी हो गई है। राज्य में गिद्धों की 7 प्रजातियां मौजूद हैं। 16 सर्कल के 64 डिवीजन में इनकी गिनती हुई। प्रदेश में अब 12,981 गिद्ध दर्ज हुए हैं।
2016 से गिद्ध गणना की जा रही है। 4 स्थानीय 3 प्रवासी गिद्ध प्रजातियां मध्य प्रदेश में हैं। 2019 में राज्य में 8,397 गिद्ध थे। 2021 में 9,446 हो गए। 2024 में गिद्धों की संख्या 10,845 तक पहुंची। राज्य में गिद्धों का सबसे बड़ा कुनबा पन्ना में है, जहां 900 से ज्यादा गिद्ध हैं। छोटे छोटे कदमों से सतना से उठी एक टूटी उम्मीद ने आज किर्गिस्तान तक अपनी गूंज पहुंचा दी है। पन्ना के जंगलों में, सतना के खेतों में, हलाली के आसमान में कहीं भी नजर दौड़ाइए, कभी शर्मीला सा, कभी चुपचाप उड़ता हुआ ये दरबार फिर से सजने लगा है। लेकिन कहानी में सावधानी का एक अध्याय भी है। पशुओं में दी जाने वाली जानलेवा दवा डाइक्लोफेनाक, जिसने गिद्धों को लगभग खत्म कर दिया था, अब सख्ती से बैन है। फिर भी खतरा बाकी है। एक चूक, एक जहरीला निवाला और फिर एक पूरी नस्ल को चुप कराया जा सकता है। अच्छी बात है कि एक दशक तक जो संख्याएं घट रही थी वो बड़ी ये अच्छी खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत है कि जिस तरीके से गिद्ध घटे हैं और ये तो जानवरों में जिस तरीके से जो आपने देखा कि हार्मोनल इंजेक्शन से दूध बढ़ाने को लेकर के जो मेडिसिन्स का यूज़ होता है, फिर वो जानवर मत होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं गिद्ध खाते हैं। ये सब चीज़ें रासायनिक जो होती है ये भी कहीं ना कहीं असर दिखाती हैं और ये भी कहीं ना कहीं इनकी घटती संख्या पे असर दिखाती है। आसमान के उस नीले दरबार में जहां बादल भी झुककर सलाम करते हैं, वहां आज एक गिद्ध अपने पुनर्जन्म का उत्सव मना रहा है। धरती के इन सफाई कर्मियों को बचाना केवल एक प्रजाति को नहीं, एक संतुलन को बचाना है, हर कविता को बचाना है जो हर रोज हमारे सिर के ऊपर लिखी जाती है। क्योंकि जब परिंदे उड़ते हैं वो सिर्फ धरती ही नहीं, उनके साथ सपने भी पर लगाते हैं, और जब वो भोजन करते हैं तो धरती भी मुस्कुराती है। जीवन चक्र फिर से पूरा होता है। इसलिए जाते जाते जो सुना था, आज उस गिद्ध भोज को भी देख लीजिए। गिद्धों को स्लो ब्रीडर कहा जाता है। इनकी प्रजनन की रफ्तार काफी धीमी होती है। साल भर में ये एक बार एक ही अंडा देते हैं। यही कारण रहा कि इनके संवर्धन में मध्य प्रदेश वन विभाग को पूरा 1 दशक लग गया। अब आगे आने वाले भविष्य में गिद्धों की संख्या बरकरार रहे, इनका प्रजनन काल बेहतर रहे, यही कारण है कि इनको अब GPS लगाए जा रहे हैं और इनको बाकायदा रोजाना ट्रैक किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रजनन काल में बड़े हुए गिद्ध कितने आसमानों की ऊंचाई में उड़ सकते हैं और कहां-कहां जा सकते हैं, ताकि संवर्धन को बेहतर किया जा सके। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ अजय शर्मा, NDTV भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। एक एक करके सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ आजाद सिंह डबाज साहब जुड़ गए हैं, रिटायर्ड IFS ऑफिसर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर जगदीश चौबे साहब भी जुड़ गए हैं, वेटनरी डॉक्टर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी हमारे साथ राशिद नूर साहब, पर्यावरणविद, भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और भी मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बड़ा सवाल जो निकलकर आजाद साहब सामने आया है वो आपसे समझना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, गिद्धों के रिवाइवल का जो प्लान चल रहा है उसे आप कितना सफल होते हुए देख रहे हैं? मुझे लगता है इस कार्यक्रम को आशातीत सफलता मिलनी चाहिए। 2014 में BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वन विभाग का जो संयुक्त प्रयास जो चल रहा है केरवा पे इसके कंजर्वेशन की और ब्रीडिंग के लिए, उसी का परिणाम है कि 5 दिन पहले 6 गिद्ध छोड़े गए हैं नेचर में। और ये हलाली डैम इनका एक नेचुरल साइट है पास में, जो रायसेन, विदिशा और भोपाल ज़िले का ट्राई जंक्शन बनाता है। और उनको सोलर पावर्ड जो है वो GPS सिस्टम लगाया गया ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो सके। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज वल्चर जो है वो मध्य प्रदेश में गिद्ध जो प्रजाति है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ गया है। मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई भी प्रजाति, वाइल्ड की जो भी प्रजाति है, चाहे वो गिद्ध है या कोई और है, वो पहले जब वनरेबल में आता है, फिर एंडेंजर्ड में आता है और फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। दुर्भाग्य ये है कि हम जब वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है जब चेतते हैं,
और कई प्रजातियों के बारे में तो तब भी नहीं चेतते। अब भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में भी प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है पिछले लगभग 50 वर्ष से। जी, उसके अपेक्षित परिणाम भी आए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर, फिर एलिफेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, कुछ और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन ऐसी अनेक प्रजातियां हैं जो क्रिटिकल वाइल्ड हमारी प्रजातियां हैं जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड जोन में आ गई हैं, उनके स्पेशल प्रयास की आवश्यकता है। अब गिद्ध का भी, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि गिद्ध का भी जो है सबसे बड़ा रहवास मध्य प्रदेश में आज की तारीख में पन्ना में है, पन्ना टाइगर रिजर्व में। अब पन्ना टाइगर रिजर्व में भी अब जो केन बेतवा लिंक जो परियोजना चल रही है, जो अब अपनी गति लेगी समय के साथ, तो उससे मुझे लगता है कि एक खतरा गिद्ध के प्राकृतिक रहवास पे भी आने वाला है। तो उसके लिए भी अभी से वन विभाग को, वन्य प्राणी शाखा को अपेक्षित ध्यान और सावधानी लेना शुरू कर देनी चाहिए, जाके जो भी सीमित से प्राकृतिक रहवास बचे हैं गिद्ध के, वो और उनमें गिरावट ना आए और उनमें जो है वो नुकसान ना हो जी, और कोशिश की जाए कि नए नए प्राकृतिक रहवास बढ़ाने की कोशिश की जाए। निश्चित तौर तो पर, गिद्धों निश्चित की तौर पर संख्या आपने बिल्कुल बढ़ेगी। सही तो कहा सर। हमारे साथ राशिद नूर साहब जुड़ गए हैं, पर्यावरणविद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आते हैं आपके पास। लेकिन उससे पहले जगदीश जी, एक बड़ा सवाल जिसका जिक्र आजाद साहब भी कर रहे हैं, जीपीएस जिससे हम ट्रैक कर सके, तो क्या जीपीएस ट्रैकर से गिद्धों को किसी तरह के किसी नुकसान की आशंका है? क्या कहेंगे आप? सर, जैसा कि सर ने बताया कि जीपीएस लगा के ट्रैक करना है, तो अच्छी बात है कि इससे हमें पता चलेगा इनका नुकसान हो किससे रहा, कहीं इलेक्ट्रिक पोल से, या कहीं पवन चक्कियों से, या कहीं बिल्डिंग से टकरा के, या किसी फ्लाइट वगैरह के विंग से, कहाँ से टकरा के ऐसा हो रहा है। एयरपोर्ट वगैरह अधिकतर पाए जाते हैं मरे कंडीशन में, या ये कहीं कुछ फॉरेन पार्टिकल कुछ खा रहे हैं जो इनको नुकसान कर रहा है। कहीं न कहीं उससे जरूर मदद मिलेगी। एक अच्छा कदम है जीपीएस लगा के ट्रैक करना, इनकी एक्टिविटी पता चलेगी कि पहले के अपेक्षा अब इनको क्या क्या नुकसान और है, इससे ये तो पता चलेगा जी, और हाँ, इससे अच्छी बात यह है कि जीपीएस लगाने से इन्हें पता चलेगा कि एक्टिविटी इनकी कैसी रही, और ये इन्होंने फीड में कुछ खराब चीजें तो नहीं खाया, या कहीं इलीगल पोचिंग तो नहीं इनकी हुई, हंटिंग तो नहीं किए गए, या कहीं और चले गए माइग्रेट करके जहां इनके लिए एनवायरनमेंट नहीं सुटेबल था, या कहाँ पे ये रह रहे हैं, ज्यादा कहाँ जाना चाह रहे हैं, वो हमें ये फाइंड करने में मदद मिलेगी। क्योंकि इन्हें जहां सुटेबल होगा, जिस एनवायरनमेंट वहीं रहेंगे, तो जीपीएस लगाने से एक अच्छा कदम है ये कि उन्हें पता चलेगा कि कहाँ पे सुटेबिलिटी है इनकी रहने की। जी, ठीक है। राशिद नूर साहब, एक बड़ा सवाल है, गिद्ध चूंकि मौसम के हिसाब से मूव करते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर धरती पर किसी एक जगह गिद्धों को बढ़ाने की कोशिश होती है तो उसका लाभ कई देशों को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, हम ये देख सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर जो 9 प्रजातियां पाई गई थी और आज जो है उसमें से कुछ बहुत ही डेंजर जोन में आ चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी है। सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है उसको बचाने को लेकर, और कहीं ना कहीं ये जो एक मेडिसिन जो जानवरों में डाइक्लोफेमिक करके जो 2006 में बैन कर दी गई थी, लेकिन आज भी वो मेडिसिन किसी भी फॉर्म के अंदर जो है पशु जो पालते हैं या डेयरीज़ हैं उनमें अभी भी वो मिल रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बैन होने के बाद भी मार्केट में आज अवेलेबल है, क्योंकि वो एक मेडिसिन ऐसी है जैसे कीटोप्रोफेन है, वो भी एक तरीके से दर्द की या जोड़ों के दर्द की, घोड़ों में, कुत्तों में, इन सब में यूजेस होती हैं। और ये जो दवाइयाँ हैं कहीं ना कहीं जानवरों में
ख़त्म होने के बाद भी इनके नर्व सिस्टम इनके अंदर रह जाती है और इनको गिद्ध खाते हैं। और ये शोध में भी पता चला है इससे कि कहीं ना कहीं इनकी वजह से ये ख़त्म हुए हैं। बात ये है कि बैन हो जाने के बाद भी मार्केट में अगर इन्होंने वेटनरी के अंदर इसको बैन किया है, लेकिन आज भी ह्यूमन एनिमल्स में ह्यूमन मेडिसिन का भी यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे न्यूमेसुलाइड है वो भी एक नुकसान करता है। वो नोवावेट करके भी ऐसी मेडिसिन सॉल्ट आता है जो गाय जानवरों में लगता है और वो भी कहीं ना कहीं नुकसान करता है। लेकिन अगर वेटनरी के अंदर उसको बैन करा है, लेकिन वो ह्यूमन मेडिसिन के अंदर वो मिलता है और ह्यूमन मेडिसिन का यूजेस भी जो है वो कहीं ना कहीं पशुपालक जो होते हैं जानवरों में करते हैं। आप आज गांव में जाएंगे बहुत सारी जगह तो ये मेडिसिन जो है आपको मिल जाएगी, वो बिना डॉक्टर के भी। अगर जानवर को कोई दर्द होता है या कोई पेन होता है या थन के अंदर गांठें पड़ती हैं तो वो खुद इंजेक्शन लगा देते हैं। तो सवाल ये है कि इंजेक्शन्स जो है वहाँ तक पहुँच रहा है जो कि बैन है, इसको पूरी तरीके से बैन करना या इस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। और प्राकृतिक आवास कहीं ना कहीं जंगल कटने की वजह से वो जंगलों में आग लग रही है और इलेक्ट्रिसिटी की जो पोल्स होते हैं उसकी वजह से भी गिद्धों की मौतों के आंकड़े बढ़े हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। आजाद साहब, एक खास सवाल है, गिद्धों को हम सफाई दूध कहते हैं और भारत देश नहीं दुनिया को भी गिद्धों की सौगात दे रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है सर मौजूदा वक्त में? जी, ये बहुत बड़ी बात है। वल्चर जो है वो फास्टेस्ट तरीके से जो एनिमल्स के कारकस हैं, जो डेड बॉडीज हैं, उनको फास्टेस्ट तरीके से एक गिद्ध का छोटा सा झुंड 20-25 मिनट में ख़त्म कर देता है। बहुत ही सेफ है, नेचुरल है और ये बहुत ही गिद्धों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हमने तो बचपन में झुंड के झुंड गिद्ध देखे हैं। ये दुर्भाग्य है कि धीरे धीरे ये प्रजाति जो है वो इस कैटेगरी में आ गई है। लेकिन ये अच्छी बात है कि प्रयास हो रहा है। हालांकि पहला जो वल्चर ब्रीडिंग कंजर्वेशन सेंटर था वो पिंजौर में 2001 में बना था। 2000 से अगर हमारे प्रयास हैं और आज की तारीख में भारतवर्ष में मुझे लगता है कि 8 ऐसे ब्रीडिंग सेंटर्स हैं जो बने हुए हैं। लेकिन वो गति मुझे दिखाई नहीं देती। आज हम 2025 में बैठे हुए हैं। वर्ल्ड में 23 स्पीसीज हैं गिद्ध की, जिसमें से 19 ऐसी कैटेगरी में आ गई हैं। भारतवर्ष में 9 कैटेगरी हैं, 9 स्पीसीज हैं, 7 मध्य प्रदेश में हैं। कई सारी प्रजातियां जो है मध्य प्रदेश में बहुत ही क्रिटिकल हालत में आ गई हैं। इनका एज ए स्कैवेंजर बहुत बड़ा रोल है। एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। इनकी संख्या जितनी जल्दी से जितनी ज़्यादा बढ़े उतना ही अच्छा है। इकोसिस्टम में के बैलेंस के लिए, नेचर के बैलेंस के लिए ये बहुत बड़ा रोल इनका बनता है। लेकिन जितनी तवज्जो मैं फिर कहूँगा दी जानी चाहिए इस तरह की प्रजातियों के संरक्षण के लिए, वो नहीं दी जा रही। उस पे काम होना चाहिए। हमें जो मेजर स्पीसीज जिस पर बरसों से काम हो रहा है, अगर फंड्स हमारे पास, फंड्स तो सबसे पहली बात आती है। अगर भारत सरकार या प्रदेश सरकार पाती है कि भाई फंड्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो जो प्रोजेक्ट काफ़ी दिनों से चल रहे हैं उसमें से कटौती करके इस तरह के स्पेशल प्रोजेक्ट ऐसी प्रजातियों के लिए समय रहते चलाए जाने चाहिए। गिद्ध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि अभी बताया गया, वो डाइक्लोफिनेक जैसे जो ड्रग्स हैं वो आज से मेरे ख्याल में ये 2006 में इंडिया में बैन कर दिया गया था, लेकिन किसी न किसी रूप में आज भी इसका प्रचलन है। उसके बाद जो मुझे जानकारी है 3 ड्रग्स जो लगभग इसी श्रेणी के हैं वो और बैन किए गए हैं फेजेज में।
लेकिन वो उन पे अभी इतना बैन का उतना असर अभी तक देखने को नहीं मिला है जी। बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की जो नेग्लेक्टेड प्रजाति अभी तक रही है, जिसकी इम्पोर्टेंस भी, इसके बारे में जनता में अवेयरनेस लाना भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही आपने कहा सर कि पब्लिक को भी एक जागरूकता के अभियान की भी जरूरत है ताकि ये मैसेज दूर तक जाए। हमारे सहयोगी अजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। अजय, गिद्धों के रिवाइवल की जो तमाम कोशिश है या जो प्लान नजर आता है, जो बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने की एक बेहतर कोशिश भी हो रही है, क्या कहेंगे राजधानी में क्या कुछ चीजें हैं खास, और इसके साथ क्या इसमें किसी अपडेट को लेकर भी कोई जानकारी आने वाले वक्त में आ सकती है या कोई सुगबुगाहट चल रही है? देखिए अमृत, जितना आसान गिद्धों का सफर माना जा रहा है, जितनी लंबी और ऊंची उड़ान इनकी रही है, वो उतनी आसान नहीं रही है। पिछला एक दशक पूरा मध्य प्रदेश वन विभाग में जिस तरीके से बदलाव हुए, उस तरीके से उन बदलावों का असर गिद्धों की सेहत और इस प्रजनन सेंटर पर भी पड़ा। जो कल्चर सेंटर है उस पर भी इसका फर्क खास तौर पर देखा गया। मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग ने तकरीबन 25 से 26 करोड़ रुपए इस एक दशक में गिद्धों के प्रजनन पर फूंक दिए। मतलब समझा जा सकता है कि करोड़ों रुपए फूंकने के बाद ये गिद्ध जो है आज आसमान में उड़ान भर रहे हैं। और खासतौर पर मध्य प्रदेश को गिद्धों के जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ अरसे में देखने को मिला, टाइगर स्टेट का तमगा लेना है, चीतों के मामले में हमको टैग लेना है, गिद्धों के मामले में हमको लेना है, और आने वाले समय में किंग कोबरा को लेकर भी सरकार वो है कि जो मध्य प्रदेश में नहीं है हम उनको मध्य प्रदेश में बसाना चाहते हैं और अच्छी खासी संख्या में बचाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश में गिद्ध नहीं थे या गिद्धों की संख्या नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे में जो गिद्धों का शिकार का विषय होता था, जिस तरीके से जानवर को दवाइयाँ दी जाती थी जिनका गिद्ध शिकार करते थे, वो दवाइयों ने जबरदस्त तरीके से गिद्धों की मौत का कारण बने। और पिछले कुछ अरसे में जितने गिद्धों ने शिकार किए या जो भी स्कल्पचर खाए, उनसे उनको खासी परेशानी हुई और वो मौत के काल में जो है हमेशा के लिए समा गए। यही कारण रहा कि गिद्धों की संख्या में तेजी से गिरावट आई। हालांकि पन्ना मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व ऐसा है जहां पर अच्छी खासी संख्या में गिद्ध पाए जाते हैं। और उन सब के बीच में सेंट्रल इंडिया में राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश है जिसने गिद्धों में जीपीएस सिस्टम को लेकर काम किया। ना सिर्फ अपने यहाँ के गिद्धों को लेकर जीपीएस, बल्कि अब कोई भी ऐसा माइग्रेट गिद्ध मिलेगा, जैसे कि सतना में जो मिला था उसको माइग्रेटेड वो गिद्ध था, उसको जीपीएस सिस्टम लगा के रोजाना ट्रैक किया जा रहा है कि वो कहां पर है। हर एक घंटे में उसकी लोकेशन आती है अमृत। और जिस तरीके से उसने लंबी उड़ान भरी थी, भोपाल से के पास से उसको छोड़ा गया था, उसके बाद राजस्थान बॉर्डर से होता हुआ वो सिंध प्रांत और पाकिस्तान, खैबर पख्तून, और फिर उसके बाद जो है अफगानिस्तान, काबुल होते हुए किर्गिस्तान और अजरबैजान तक। आज की तारीख में अजरबैजान में है आज उसकी लोकेशन। और ऐसी लंबी उड़ान उसने भरी थी कि मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधिकारी भी हैरान थे। और यूरेशियन ग्रिफ का जो ब्रीड का गिद्ध था वो उसके सबसे ज्यादा जो है प्रजाति खतरे में है। लेकिन उसकी लंबी उड़ान ने ना सिर्फ वन विभाग को भी हैरत में डाला, बल्कि अपने यहाँ के जो गिद्ध थे, जो गिद्ध प्रजनन केंद्र से हुए थे, तो उनने भी अब लंबी उड़ानें भरना शुरू कर दी है। यही कारण है कि वन विभाग की टीम जो है गदगद दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही और मुकम्मल आपने जानकारी दी। एक सवाल जगदीश जी आपसे समझना चाहेंगे, पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनाक दवा गिद्धों के लिए जानलेवा साबित हुई है और कहा जा रहा है कि इसी ने गिद्धों को लगभग खत्म सा कर दिया। अब क्या ये खतरा नहीं रहेगा सर? सर जैसा कि डाइक्लोफेनाक है क्या सर, ये एक NSAID मेडिसिन है और ये अगर बॉडी में पूरी तरह से किडनी के थ्रू फिल्टर नहीं हो पाती है तो 0.22 mg पर ग्राम से अगर ज्यादा इकट्ठा होने लगा तो किडनी को डैमेज करेगा। और किडनी हमारे बॉडी का है मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वही वेस्ट निकालता बाहर, वही करता है। जो वेस्ट मटेरियल अगर एक्युमुलेट होने लगेंगे बॉडी में तो डेफिनेटली एक ही डैमेज करेगा बॉडी पार्ट को, जैसा कि और पैनलिस्ट ने बताया। लेकिन सर ये बैन तो है इंडिया में, लेकिन अभी भी किसी न किसी माध्यम से मिल रही है, चाहे ह्यूमन केमिस्ट पे, चाहे इसका अल्टरनेट भी अवेलेबल है NSAID में जो सेफ है, मेलॉक्सिकेम नाम से है। और इसके साथ साथ कीटोप्रोफेन भी नुकसान करती है जो अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, जो कि 2006 के बाद बंद हो गई, अदर पैनलिस्टों ने बताया उसको। लेकिन इसे रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है, इतना स्लो कि आप लोगों के सामने है ही, उसमें कुछ ज्यादा बताने की हमें जरूरत नहीं है।
और रही बात कि ये करता कैसे नुकसान, सर ये लिवर किडनी दोनों डैमेज करेगा और इसी वजह से ये इनके विंग पैरालाइज होते हैं और ये एक्सीडेंट होने के कगार पे आ जाते हैं। जी ठीक है। और इसके साथ साथ से डिपॉजिट होके एक और बीमारी होती है, इसे विसरल गाउट, जो यूरिक एसिड होता है वो विसरल ऑर्गन में कहीं न कहीं डिपॉजिट से, विसरल ऑर्गन हमारा लिवर, किडनी और इंटेस्टाइन ये सब है, इसमें विसरा में डिपॉजिट होने लगता है यूरिक एसिड, जो विसरल गाउट नाम से जाना बिल्कुल जाता है। बिल्कुल ये जगदीश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विकल्प क्या है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राशिद साहब, गिद्ध खत्म होते चले गए, क्या बड़ी वजह इसके पीछे आप देखते हैं और हमें कहां सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो मुझे लगती है कहीं ना कहीं जो पर्यावरण आप देख रहे हैं जो दूषित होता जा रहा है, जंगल कटे जा रहे हैं, और प्लास्टिक भी हम अगर बात करें कि आज प्लास्टिक समुद्र की सबसे गहरे तल में और सबसे ऊंचे पहाड़ तक पहुंच चुका है, और वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ा हुई चीज़ें हैं। जैसे गाय है वो भी फीड करती हैं, आप देख ही रहे हैं कि पन्नियाँ खाती हैं, जानवरों में भी आने लगा है। और ये जो दवा है ये तो है ही मुख्य कारण, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण के नुकसान की वजह से भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि खाली गिद्ध तो अब है ही, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कहीं ना कहीं ख़त्म और विलुप्त होने की कगार पे आ चुकी हैं। तो किसी न किसी तरीके से हर तरीके से हम दोष देखें तो कहीं ना कहीं पर्यावरण भी एक इसका मुख्य आधार है जी। कई बार आपने भी देखा होगा, मैंने देखा कि गार्बेज के बड़े बड़े ढेरों के पास ही हमको गिद्धों के झुंड मिले। निश्चित तौर पर कोशिश अच्छी है, लेकिन इसके साथ कई सावधानियां हैं जो हमें बरतनी होंगी, तब भी एक और खूबसूरत तस्वीर जिसकी अभी शुरुआत हुई है, ये एक मुकम्मल तस्वीर बनकर सबके सामने उभरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राशिद साहब आपका, आजाद सिंह साहब आपका, डॉक्टर जगदीश चौबे जी आपका, और हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।